आप सबका स्वागत है एडिक्टिव ब्रेन के वैज्ञानिक के साथ इंटरव्यू सीरीज में। आज हमारे साथ है डॉक्टर सौरभ तक, जो एक वैज्ञानिक हैं। उन्होंने अपनी पीएचडी और पोस्ट डॉक जेनेटिक्स में कंप्लीट किया है और अभी वो कोविड टीका या वैक्सीनेशन जिसे हम कहते हैं डिजिटल चैलेंज प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। आज हम सौरभ के साथ उनके रिसर्च कोविड 19 टीका और कोविड 19 से जुड़े गलत सूचनाओं के बारे में बात करेंगे। सौरभ, आपका स्वागत है। नमस्ते चिन्मय, धन्यवाद। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप अपने रिसर्च के बारे में हमें कुछ बताएंगे? मेरी रिसर्च कोविड से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं थी, पर जो मैंने काम किया वो जेनेटिक्स का काम था, हार्डकोर। ओके। पहले जो काम किया वो फंडामेंटल जेनेटिक्स था, एकदम बेसिक जेनेटिक्स। तो एक एक ऑर्गेनिज्म होता है सी एलिगेंस, उस पे काम करते थे और ये देख रहे थे कि अगर जो एक मैकेनिकल फोर्स होता है, जो दबाव हुआ, पुश हुआ, पुल हुआ, हाँ, हाँ। इनके रेस्पॉन्स में जीन फंक्शन चेंज हो सकता है क्या। ये मेरा पूरा पीएचडी सिर्फ इसी चीज पे था कि मैकेनिकल फोर्स जेनेटिकल आउटपुट में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा। मेरा पोस्ट डॉक इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन था, पर इसी को हम लोगों ने फिर क्लिनिकल साइड पे प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना शुरू किया और कुछ क्लिनिकल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। ओके। और ये मतलब सिमिलर टाइप का काम था, सी एलिगेंस पे ही काम किया, पर मोर ऑन द क्लिनिकल साइड, जहाँ रेयर डिजीजेस के मॉडल्स को हम लोग सी एलिगेंस पे अप्लाई कर रहे थे। अच्छा। तो अब जैसे कि आपने बोला कि आप अभी कोविड पे काम तो नहीं कर रहे हैं या आपका रिसर्च कोविड से रिलेटेड नहीं है, बट नहीं, आज हम कोविड के बारे में ही बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताएंगे कि कोविड कैसा वायरस है और इससे क्या हमें अभी भी खतरा है 1 साल के बाद भी? वायरस, ओके, बहुत सारे टाइप के वायरस होते हैं, उनमें से ये जो कोविड वायरस है वो आरएनए वायरस है। अच्छा। और एक अगर शॉर्ट में अगर आंसर दूं तो खतरा 1 साल बाद में भी है। वो हाँ, इसलिए क्योंकि आरएनए वायरस जो होते हैं ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही एररसम होता है, मतलब गलतियां बहुत होती है। जो नॉर्मल नेचर में जो प्रोसेस होता है, जो हमारे अंदर होता है, जो नॉर्मल जीव जंतु है उनमें जो होता है, वो हाँ, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से हम लोग बने हुए हैं। हाँ जी। जो वायरस, जो आरएनए वायरस होते हैं उनमें थोड़ा प्रोसीजर उल्टा होता है। आरएनए से डीएनए बनता है, जब वो अंदर जाते हैं हमारे अंदर, या उनका जो होस्ट है उसके अंदर जाते हैं, तो आरएनए से डीएनए बनाते हैं। और ये प्रोसीजर बहुत एरर सम होता है, तो म्यूटेशन इनकॉर्पोरेट होते रहते हैं। हाँ जी। और इसीलिए स्ट्रेन नए नए आते रहते हैं। इसीलिए आज तक एचआईवी का कोई वैक्सीन नहीं है, इसीलिए फ्लू का कोई परमानेंट वैक्सीन नहीं है, क्योंकि स्ट्रेन नए नए आते रहते हैं। हाँ तो जी। जरूरी है कि जो वैक्सीन अभी है उससे हर्ड इम्यूनिटी पैदा की जाए। तो अभी भी मुझे लगता है कि हाँ, अगर इनफ वैक्सीनेशन नहीं होते हैं तो वायरस तो अभी भी डेंजरस है। ओके। तो आपने अभी हर्ड इम्यूनिटी का नाम लिया, तो ये हर्ड इम्यूनिटी क्या चीज़ है? हर्ड इम्यूनिटी मतलब होता है कि एक इतने लोग इम्यून हो जाएं कि वायरस आगे फैल ही ना सके। हुँ, हुँ। कुछ हम मतलब अगर हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो जिस तरह से पता कैसे करेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी है या नहीं है। हाँ जी। तो जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं वो बेसिकली एक नंबर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन नंबर। हुँ, हुँ। इसका मतलब बहुत सिंपल होता है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर कोविड है तो मेरे द्वारा कितने दूसरे लोगों को कोविड हो सकता है। हुँ, हुँ। अगर मेरे द्वारा 2 या 3 लोगों को कोविड हो सकता है, तो हर्ड इम्यूनिटी पैदा करने के लिए कम से कम 50% लोगों में या कम से कम 60% लोगों में, जो पॉपुलेशन है, हाँ, उनमें ये इम्यूनिटी होनी चाहिए, तो वायरस का ट्रांसमिशन रुकेगा। ओके। तो ये मतलब ये इस तरीके से तो इतना होना चाहिए। पर अगर अगर इसी में थोड़ा और अंदर जाएं और थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल देखें, हाँ जी। तो जैसे एक जीका वायरस आया था ब्राजील में, हाँ। वो रुका हर्ड इम्यूनिटी के कारण से, क्योंकि उसके वो वैक्सीनेशन के कारण से नहीं रुका। हुँ, वो हुँ। इतने लोगों को उसने इन्फेक्ट किया कि 63-70% लोग करीब करीब इन्फेक्ट हो गए थे, तो अपने आप हर्ड इम्यूनिटी आ गई। अच्छा। कोविड के केस में हर्ड इम्यूनिटी इन्फेक्शन से नहीं आएगी, सिर्फ इस वैक्सीनेशन से आएगी। हाँ, कितने लोग वैक्सीनेट होने चाहिए कि वायरस जब जाए तो उसको आगे कोई होस्ट मिले ही ना। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या भारत में हर्ड इम्यूनिटी आ चुका है? क्योंकि दुनिया के कई देशों में लाइक कनाडा, यूरोप, इवन अमेरिका में देखा गया है कि सर्दियों के समय में 90,000 मतलब बहुत सारा केसेस उठे थे। बट इंडिया में शुरुआत में 90,000 केसेस प्रतिदिन होते थे और अब वो 10,000 केसेस पे आ चुके हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका क्या मतलब?
मैं ये नहीं कह सकता कि हर्ड इम्यूनिटी इंडिया में आ गया है, हो सकता है आ गया हो, पर मुझे मुझे इसमें थोड़ा-सा डाउट है कि हर्ड इम्यूनिटी आया है इंडिया में। मुझे लगता है कि जो मेजर्स इंडिया में फॉलो किए गए थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे एज़ कम्पेयर टू दूसरे और देशों में। हाँ जी। तो उसके कारण से जो नंबर जो कम हुए हैं, जैसे पब्लिकली कहीं पे भी जाना है इंडिया में तो मास्क लगा के ही जाना है। हाँ, आप अगर रिक्शा भी चला रहे हो तो मास्क लगा के चला रहे हो, ठीक है? ₹200 का फाइन है और ₹200 इंडिया में काफ़ी होते हैं। और पुलिस पुलिस ल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो भी कर रही है। मतलब इंडिया में ट्रैफिक रूल्स लोग फॉलो इतने नहीं करते हैं जितना अभी कोविड के रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक एक प्राइमरी रीज़न है कि इतने नंबर जो कम हुए हैं वो। हाँ, क्योंकि टेस्टिंग पहले भी उतनी हो रही थी, अभी भी उतनी ही हो रही है। टेस्टिंग में कोई बदलाव नहीं आया है। अगर हाँ, टेस्टिंग हो रही थी और 80,000 केस आ रहे हैं और टेस्टिंग हो रही है और 10,000 केस आ रहे हैं, तो केस तो कम हुए ही हुए हैं कहीं न कहीं। पर हाँ। मुझे सच में लगता है कि हर्ड इम्यूनिटी का केस नहीं है, ये ज़्यादा केस है जो मेजर्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो किसी भी देश में अभी हर्ड इम्यूनिटी तो है नहीं। मुझे तो नहीं लगता अभी कि ऐसा है। क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि स्वीडन में हर्ड इम्यूनिटी है, लेकिन वो नहीं, अफ़वाहें थी। अब बिल्कुल अफ़वाहें थी। मतलब स्वीडन शुरुआत में काफ़ी अच्छा कर रहा था। पर ये था कि उनके केसेस डिटेक्ट नहीं हो रहे थे। एक बार उनके केसेस डिटेक्ट होना शुरू हुए तो पता पड़ा कि नंबर बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो वो अलग-अलग देशों की अलग-अलग स्ट्रैटेजी थी, पर मुझे नहीं लगता कि स्वीडन की स्ट्रैटेजी काम कर रही थी। ओके। तो अभी देखा जाए तो हमारे अगला प्रश्न आपके लिए ये है कि वैक्सीनेशन या टीकाकरण जो भारत में चल रहा है, उसके बारे में बात करें। वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? मतलब कोविड के लिए नहीं, बाकी सारे हुँ, डिज़ीज़ेज़ हुँ। के लिए भी बिल्कुल, क्यों बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है? आई मीन एक चीज़ एक चीज़ ये है कि हमारे सामने जो एक बीमारी जो जो निकली है, देखिए स्मॉल हुँ, पॉक्स तो हमारे हमसे पहले निकल गई थी, खत्म हो गई थी। हमारे सामने जो बीमारी एक निकली है वो पोलियो है। हाँ, पोलियो हुआ करता था, अब नहीं हुआ करता है। मतलब अब अगर होता है तो बहुत एक्सेप्शनल केसेज़ होते हैं। डब्ल्यूएचओ ने पोलियो को बोल दिया है कि हाँ, खत्म हो गया है। हाँ, पोलियो जो गया वो वैक्सीनेशन से गया। वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है जो जिसने इंसानियत को मुझे लगता है बचा के रखा है। पहले स्मॉल पॉक्स था, फिर पोलियो था, कहीं न कहीं और दूसरी बीमारियाँ थी, बीसीजी था, लोग कॉलेरा से मर जाते थे। हाँ, अब कॉलेरा का नाम ही नहीं है, कोई किसी को पता ही नहीं होता कॉलेरा होता क्या है। एक टाइम था जब कॉलेरा पूरा महामारी थी, पैंडेमिक था एकदम। ऐसे ही स्मॉल पॉक्स महामारी थी। अभी स्मॉल पॉक्स होता ही नहीं है, स्मॉल पॉक्स एकदम खत्म हो गया। मतलब जब हम लोग हुए थे तब से उससे पहले से स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया। हमारे टाइम पे पोलियो हुआ करता था, पोलियो नहीं होता है। हाँ, तो ऐसे ही वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। सिर्फ़ कोविड के लिए नहीं, कोविड एक एग्ज़ाम्पल है, नया एग्ज़ाम्पल है हमारे सामने कि साइंस ने, वैक्सीनेशन ने और मेडिसिन ने इंसान को और इंसानियत को कितनी बड़ा जीवन दान दिया है बार-बार। हाँ। ज़रूर, वैक्सीनेशन से बहुत जानें बची हैं और आय मतलब मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन से कोविड से भी बचा जा सकता है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि भारत ने 2 वैक्सीन्स बनाए हैं, तो इनके बारे में आप कुछ बताएँगे हमें? बिल्कुल, बिल्कुल आई मीन सो मैं है ना जो भारत में जो 2 वैक्सीन चल रहे हैं और जो दूसरे वैक्सीन और हाँ, चल रहे हैं, उनको भी थोड़ा-सा कंपेयर करके बताता हूँ कि इंडिया ज़रूर में ये ये 2 मेरा वैक्सीन आपसे अगला प्राइमरीली सवाल था। कि ये मेरे ये सामने इंडिया में 2 वैक्सीन प्राइमरीली क्यों चल रहे हैं, ठीक है? तो इंडिया में जो 2 वैक्सीन अभी चल रहे हैं, उनमें से एक है कोविशील्ड, एक है कोवैक्सिन। हाँ, कोवैक्सिन इंडिया का खुद का मेड है और उसी तरह से बेस्ड जैसे पोलियो एक पोलियो वैक्सीन था। तो कोवैक्सिन में क्या है कि इन लोगों ने कोरोना वायरस लिया, सार्स कोव 2 जिसको बोलते हैं, उसे लिया, उसे मार दिया और उसे इंजेक्ट करते हैं। तो बॉडी स्टिल डिटेक्ट करती है, पर वायरस का जो इन्फेक्शियस पावर है, वो एकदम खत्म हो चुका है। तो हुँ, वायरस हाइड नहीं कर सकता। वैक्सीनेशन क्या करता है ना कि एंटीजेन्स को बेटर प्रेज़ेंट करता है बॉडी बॉडी के इम्यून सिस्टम को, टी सेल्स को, बी सेल्स को, तो एंटीबॉडीज़ बेटर बनती है। तो जब रियल या असली जब खतरा आता है, तो ये एंटीबॉडीज़ तैयार होती हैं हुँ, हुँ, लड़ने के लिए। तो जब अगर मरा हुआ अगर अगर एक मृत वायरस अगर इंजेक्ट किया जा रहा है, तो बॉडी को इन्फेक्ट तो कर नहीं सकता वो, पर हुँ, बॉडी के पास बॉडी का इम्यून पावर जो है वो स्टिल रिकॉग्नाइज़ करता है, स्टिल उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो एक एक ये है, वो भारत बायोटेक का वैक्सीन है जो शायद कोवैक्सिन है। हाँ, दूसरा कोविशील्ड है। कोविशील्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का इंडियन नाम है बेसिकली। हुँ, क्योंकि इंडिया में जो इंस्टीट्यूट है मतलब वैक्सीन्स दुनिया के 60% वैक्सीन इंडिया में बनते हैं जनरली भी मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च नहीं पर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है। हाँ, तो भारत बायोटेक ऑलरेडी बहुत सारे वैक्सीन्स बना रहा था जो कोवैक्सिन जिसने बनाया है अभी। और ऐसे एक दूसरा इंस्टीट्यूट है पुणे में है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जी, वो भी बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है हुँ, हुँ, और उन लोगों ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को मैन्युफैक्चर किया है दूसरे देशों के लिए भी, सिर्फ इंडिया के लिए हाँ, नहीं। और हाँ, उसका इंडियनाइज़्ड नेम जो है वो कोविशील्ड है। और कोविशील्ड जो है वो सेम प्रिंसिपल है हुँ, जो हुँ,
कॉमन कोल्ड का जो वायरस होता है उसके जो सरफेस एंटीजन होते हैं उनको चेंज करके उस पे कोरोना वायरस का एंटीजन लगाया है और उसको इंजेक्ट करते हैं इनएक्टिवेटेड, अभी भी मृत। हाँ। और ये जो है इससे बॉडी रिकॉग्नाइज करती है, इससे बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है और इस दोनों वैक्सीन इसी तरह से काम करते हैं। हुँ, अच्छा, जो मैं बोल रहा था कि दूसरे देशों में कुछ और टाइप के वैक्सीन भी चल रहे हैं, वो इंडिया में इतने क्यों एप्लीकेबल नहीं है? मतलब हमें देखना ये चाहिए कि इंडिया का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है गर्मियों का, और बहुत सारे स्टेट्स में पूरे साल भर का 40 डिग्री 35 डिग्री टेम्परेचर कम से कम होता है, ठीक है। वैक्सीन को जो स्टोर करना है, जो फाइजर का वैक्सीन है, जो mRNA बेस्ड वैक्सीन है, मॉडर्ना का वैक्सीन है, mRNA बेस्ड वैक्सीन है, हुँ, इनको स्टोरेज में चाहिए -70 डिग्री, हाँ, जिनके लिए डीप फ्रीजर्स चाहिए होते हैं। पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एडवांस चाहिए इनके लिए, मतलब एडवांस एडवांस चाहिए और पूरी जगह जगह चाहिए, क्योंकि आपको जहां जहां वैक्सीन पहुंचाना है। इंडिया में 1.4 बिलियन लोग हैं हम लोग। हाँ, अब पूरे इंडिया में अगर इतने सारे अगर हमको ये लगाना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ही बहुत इंक्रीज हो हाँ, जाएगा। तो क्या मतलब है, मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए सस्टेनेबल हो। तो मुझे लगता है कोविडशील्ड और कोवैक्सीन दोनों सस्टेनेबल वैक्सीन है इंडिया के लिए। हुँ, हुँ, तो ईज ऑफ एप्लीकेबिलिटी इन दोनों की ज़्यादा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों इंडिया में सही है। ज़्यादा सही है। तो इसका मतलब कि सॉरी, मॉडर्ना और फाइज़र जैसे वैक्सीन्स इंडिया में स्टोरेज की वजह से दिक्कत देगी। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। जैसे कि हमें पता है कि वो माइनस 20 से ज़्यादा 70, टेम्परेचर चाहिए हाँ। उनको रखने के उनके लिए लिए। क्या है, -70 मेन स्टोरेज -70 में है, फिर उन्हें -20 में रखा जा सकता है 4 या 5 दिनों के क्या लिए। पूछना? अब आप ये सोचो कि इंडिया में आप गाँव में चले जाओगे, रिमोट एरिया में चले जाओगे, वहाँ कहाँ लाओगे ये सब चीज़ें? हाँ, जबकि ये जो ऑक्सफोर्ड वाला जो वैक्सीन है या कोवैक्सीन है, इनको नॉर्मल रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर पे रख सकते हो 4 या हाँ। 5 दिनों के लिए, तो परफेक्ट है। हुँ, हुँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भारत ने अपना वैक्सीन मैन्युफैक्चर किया और अभी हम देख रहे हैं कि पूरे दुनिया भर में बहुत देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि कनाडा बिल्कुल, में भी आने वाला है। बिल्कुल, आई मीन इंडिया ने मिडल ईस्ट में बहुत एक्सपोर्ट किया। हाँ, हाँ, इसको कुछ देश इसे वैक्सीन डिप्लोमेसी भी कह रहे हैं। हाँ। पर ये काम जो है ये बहुत ह्यूमैनिटेरियन भी है, मतलब हर तरीके से अच्छा ही है ये काम, मतलब कोई भी ऐसा एंगल नहीं कह सकता मैं कि ये काम बुरा है, क्योंकि ये काम इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। जी, बिल्कुल। तो मेरा आपसे ये अगला सवाल था कि कोविशील्ड और कोवैक्सिन में अंतर क्या है दोनों में? मैं ये बोलूँगा इन टर्म्स ऑफ, मतलब अगर देखा जाए तो जो प्रेज़ेंटेशन है हाँ, इसका, दोनों ही सेम है। हाँ। एक अंतर ये है कि अच्छा, मतलब हमने अच्छी बातें करी वैक्सीन के बारे में, कुछ इनकी जो खामियाँ हैं वो कुछ बताता हूँ। हुँ, हुँ। तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो जो क्लिनिकल ट्रायल हुए वो है यूके में और ब्राज़ील में। तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि नंबर्स अच्छे नहीं हैं। इंडीड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका एक स्पेशल ट्रायल से भी गया जिसको चैलेंज ट्रायल बोलते हैं। पर इन लोगों ने क्या करते हैं, जब भी कोई वैक्सीन किसी नए देश में अप्लाई करते हैं और वहाँ पे अगर क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुए, तो एक ब्रिजिंग स्टडी करते हैं, जो अच्छा, एक शॉर्ट टर्म क्लिनिकल ट्रायल होती है, ये देखने के लिए कि इस देश में भी उतनी ही अच्छी एफिकेसी है या नहीं है। तो हाँ। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वो ब्रिजिंग स्टडी फरवरी में शुरू हुई है। अभी मेरे पास रिजल्ट्स नहीं है उसके, मेरे पास मैंने पब्लिकेशन में कोई देखा नहीं है, पर हुँ, मुझे पता है चल रही है। हुँ, पर वो उसके उसके बिना ही उसे लागू कर दिया गया इंडिया में, और वो इफेक्टिव भी है, अच्छा, क्योंकि सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को लगा है वो वैक्सीन, हाँ, इफेक्टिव भी है। हाँ, पर नॉर्मली ये होती है और वो नहीं हुई। और वो हम समझ सकते हैं कि ये करना था कि इमरजेंसी में लगाना था। कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक, उसकी खामी ये है कि उसे क्लिनिकल ट्रायल 3 फेज़ होते हैं, पहला, हुँ, दूसरा, तीसरा। उसका तीसरा क्लिनिकल ट्रायल खत्म नहीं हुआ, उससे पहले ही उसे लागू कर दिया गया। हाँ, तो दोनों में कुछ ना कुछ खामियाँ हैं, पर ये नहीं कहा जा सकता कि कौन-सा बेहतर है, कौन-सा नहीं बेहतर है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका पूरी दुनिया में लग रहा है, हाँ, तो कुछ कह नहीं सकते। पर ये है कि जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, हाँ। इनके अगेंस्ट कुछ वैक्सीन काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। पर नए वेरिएंट सब जगह नहीं है, और मुझे लगता है अगर अगर इनफ लोगों को ये लग जाएगा वैक्सीन, तो नए तो वेरिएंट नहीं एप्लीकेबल ही होगा। नहीं होंगे। तो आपने अभी 2 और सवाल मेरे मन में पैदा किए हैं। आपने एक टर्म यूज़ किया एफिकेसी जो कि बहुत कॉमन है वैक्सिनेशन से रिलेटेड, तो इसके बारे में कुछ बताएँगे? बिल्कुल, बिल्कुल, आई मीन अभी तक जो नंबर्स हम देख रहे हैं, उनमें सबसे जो एफिशिएंट जो वैक्सीन है, हाँ, वो फाइज़र का है। 95-90% एफिकेसी बोल रहे हैं उससे, उसका मतलब ये है कि अगर 100 लोगों को लगा है, तो 95 लोग जो हैं, 95 लोग जो हैं, वो वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, 5 नहीं है। क्योंकि कोई भी वैक्सीन जो है वो 100% रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है। इस हाँ, एटलीस्ट कोविड वाला वैक्सीन, इवन पोलियो वैक्सीन भी 100% रेजिस्टेंट नहीं होते। मतलब कुछ कोई भी वैक्सीन 100, ये नहीं होता था कि यार ठीक है, दे दिया है तो 100% है।
अच्छा, इसी में दूसरी चीज़ मतलब एफिकेसी से थोड़ा अलग हट के कि एक बार वैक्सीन लग गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथों हाथ रेजिस्टेंट हो गए हो। वो हाँ। रेजिस्टेंस लागू होने में 15 दिन, 1 महीना वक़्त लगता है। बॉडी को समय चाहिए, ऐसा नहीं है कि लग गया और ठीक है, जादू नहीं है। हाँ। बॉडी को लिटरली समय चाहिए होता है। हाँ। तो एफ़िकेसी के बारे में तो आपने ये हमें बता दिया, और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि आपने स्ट्रेन्स जो नए आ रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताएँगे? क्या वो भारत में भी आ सकते हैं या आ चुके हैं? हमने सुना तो है। बिल्कुल आ सकते हैं क्योंकि देखो, हम लोग एक है ना एक ग्लोबल इकोनॉमी में रह रहे हैं मतलब हाँ। ग्लोबल लिटरली इज़ द टर्म। तो हम एक ग्लोबल इकोनॉमी रह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें भारत से दूसरे देशों में जाती है, दूसरे देशों से भारत में आती है, पर चीज़ों के द्वारा कोविड फैल नहीं रहा है। पर हाँ। लोग भी तो आते-जाते हैं। हाँ। कि इतने कोलैबोरेशन है एक दूसरे से लोगों के कि लोग आते-जाते हैं। तो एक एक वेरिएंट है जो साउथ अफ्रीका में है, जो जिसके लिए बोला जा रहा है कि एस्ट्राज़ेनेका का वैक्सीन साउथ अफ्रीकन वेरिएंट पे काम नहीं कर रहा है। हुँ, हुँ। एक एक वेरिएंट है जो यूके वेरिएंट है और भी कुछ और वेरिएंट्स भी आए हैं। अब ये वेरिएंट्स ये जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो ग्लोबल नेचर है लोगों का कोलैबोरेशन वगैरह, इसके थ्रू वेरिएंट्स तो कहीं पे भी पहुँच ही सकते हैं। हुँ। तो मुझे लगता है कि अगर एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन काम नहीं करेगा तो कोवैक्सीन कर लेगा और कोवैक्सीन नहीं करेगा तो फाइज़र कर लेगा। ऐसा नहीं है इंडिया में फाइज़र वैक्सीन है ही नहीं। ये हाँ। है कि उसे नॉर्मली जो दूर-दूर तक दिया जा रहा है वो उन्हें नहीं अप्लाई नहीं किया जा रहा है और फाइज़र साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के अगेंस्ट काम कर रहा है। ओके। तो सरकार वैक्सीनेशन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए क्या कर सकती है अभी? क्योंकि देखा हाँ, जाए तो बहुत कम बिल्कुल आई मीन ये 2 बॉटलनेक है इसमें, ठीक है? लिटरली 2 बॉटलनेक है। एक है मैन्युफैक्चरिंग बॉटलनेक। हाँ। अ, अगर सिर्फ़ एक देश में जैसे माना जाए कि एक देश में सारे सब लोग वैक्सीनेट हो गए हाँ। और एक नया वेरिएंट दूसरे देश में आ गया और ये वेरिएंट फिर इस पहले वाले देश में आता है, तो फिर से उस देश की एफिकेसी खत्म हो जाएगी। तो हाँ। इंडिया जो कर रहा है वो इसलिए भी अच्छा है कि जो वैक्सीन बना रहे हैं वो इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और बाहर के देशों में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कि जब हर्ड इम्यूनिटी आए, तो तो वो सब जगह आए। हाँ। क्योंकि अगर सिर्फ़ एक देश में हर्ड इम्यूनिटी आई है और एक नया वेरिएंट आ गया, तो वो हर्ड इम्यूनिटी किसी काम की नहीं है, हाँ। क्योंकि फिर से स्क्रैच ज़ीरो से शुरू होगा वो। हाँ। तो अ, तो ये मतलब क्या है कि अ सरकार जो दूसरी बोटलनेक है वो ये है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग बोटलनेक है कि अगर इतने सारे सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होना है। दूसरी बोटलनेक है कि आप लोगों को कन्विंस कैसे करो कि वैक्सीन लगवाना है ज़रूरी, हाँ। ठीक है? एक एक माइंडसेट वो भी है। ऑफ़ कोर्स एक इतने वैक्सीन अभी है ही नहीं कि सबको लग सके। तो एक वो है। दूसरा माइंडसेट है कि आप बोटलनेक ये है कि आपको खुद को भी तो अच्छा होना है कि यार हमको वैक्सीन लगवाना है। हाँ। अब लोगों में इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है कि हाँ। लोग चाहते ही नहीं कि वैक्सीन लगवाना है। लोगों को लगता है ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। हाँ। और ये बहुत बड़ा बोटलनेक है। और ज़रूर। जो सरकार जो कर सकती है वो है एजुकेशन कैंपेन शुरू करना। हाँ। जब मुझे याद है जब मैं छोटा था तो एक एक 2 बूंद पोलियो की, हाँ। ये एक वैक्सिनेशन कैंपेन चलता था। ठीक हाँ। है? ये एजुकेशन कैंपेन है और एजुकेशन कैंपेन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। लोगों को है ना लोगों का माइंडसेट बदलता है, हाँ। धीरे-धीरे। हाँ। लोगों को लगता है अरे इसने 2 बूंद पी इसको नहीं हुआ पोलियो, इसने हाँ। नहीं पी इसको हुआ। तो लोगों का माइंडसेट बदलता है। तो एजुकेशन कैंपेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है जो दूसरी चीज़ सरकार ऑलरेडी कर रही है, उसके अलावा एजुकेशन कैंपेन और ज़ोरों-शोरों से चलना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके माध्यम से हम लोगों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मेरा आपसे अब ये सवाल है कि वैक्सीनेशन के बाद क्या लोगों को मास्क पहनना उतना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना उतना ज़रूरी है, या लोग आपस में पार्टीज़ में जा सकते हैं, शादियों में जा सकते हैं, जो कि अभी भी बहुत कॉमन है भारत में, बट अ, कुछ हद तक ज़रूरी है इसलिए क्योंकि जब तक कि वही अगेन हम लोग क्वेश्चन सिर्फ़ हर्ड इम्यूनिटी का आता है जब भी हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर एक बार हर्ड इम्यूनिटी आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ। कोई मास्क वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर जब तक वो नहीं आती है और नए वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, हाँ। आपने एक एक आपने जो वैक्सीन लगवाया हो सकता है वो आपको 3 वेरिएंट्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी दे रहा है, एक के अगेंस्ट नहीं दे रहा है। तो आप क्या चाहते हो? मतलब सुरक्षा जो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यस। सुरक्षा पहली चीज़ है, अगर आप मास्क पहन के जा रहे हो तो आपका सवाल ही नहीं उठता है कि ठीक है, क्योंकि जो जिस तरह से ये वायरस फैलता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से फैलता है। हाँ। नाक, मुँह, आँख। हाँ, सही। आप अगर बचाव कर रहे हो अपना,
तो ठीक है, अच्छी बात है। तो मुझे हुँ, लगता है कुछ वक़्त तक जितना बचाव आप कर सकते हो, हाँ, उतना अच्छा है। मतलब और मास्क मास्क ही तो पहनना है, मैं मानता हूँ मास्क पहनना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मतलब इस कोई किसी को पहचान भी नहीं पाता है। हाँ, तो अभी कुछ वक़्त और पहन लेंगे मास्क, 6 महीने और, तो हो सकता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है शायद कुछ भी नॉर्मल ना हो। तो बेटर है पहन लो। शादी पार्टीज़ में जाना मतलब ये क्लस्टरिंग होती है। ये थोड़ा-सा गलत होता है क्योंकि अगर आपको जाना है, आप छोटे सोशल ग्रुप्स में जाओ, 5 लोग जाओ, 5 लोग आपस में मिल लो, ठीक है। अब आप 100 लोग एक साथ मिल रहे हो, वो 100 लोग अपनी-अपनी अलग-अलग जगह जाएँगे और उनमें से अगर एक को भी कोरोना हुआ और वो 100 लोग एक साथ हैं, तो उनमें से कम 20-25 लोगों को कोरोना होगा। ये 20-25 लोग भी इधर-उधर जाएँगे, जब तक उनको पता पड़ेगा कि उनको कोरोना है। हाँ, ये क्लस्टरिंग जो होती है, फिर ये डिक्लस्टर होता है और एक बड़ा क्लस्टर बनता है। हाँ, और ये जो चीज़ है, यही इसी कारण से कोविड पैंडेमिक बना। ओके, जहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से पूरी दुनिया में फैल गया है। दुनिया में तो मुझे लगता है शादी पार्टीज़ तो ख़ैर इस वक़्त नहीं होनी चाहिए उस लेवल पे। होनी है तो कोर्ट मैरिज हो जाए छोटे लेवल पे ठीक है। पर हम लेकिन भारतीय हैं तो ठीक है। हम रोक भी नहीं सकते अभी कुछ। हाँ, बिल्कुल नहीं रोक सकते मतलब ये बहुत सोशल चीज़ें हैं। लेकिन जब लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट था शुरुआत में मई, जून तब में तो बिल्कुल तब मना था। सब कुछ मना था। थोड़ा-सा लीनियंसी दिखा रहे हैं लोग, गवर्नमेंट भी। ज़रूरी भी है मतलब मैं बायोलॉजिस्ट की जगह सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोगों को शादी पार्टीज़ में 100 लोग नहीं मिलने चाहिए। अगर मेरा जो वैज्ञानिक तथ्य है जो मुझे कहते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, पर अगर आप देखो तो आप कब तक रोकोगे लोगों को? मतलब अकेलेपन से भी आक्रोश आता है, लिटरली अकेलेपन से भी आक्रोश आता है। तो वो लोग परेशान हो चुके हैं। 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो 1 साल जाएगा से अभी। पिछले जनवरी में डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया था कि ये वायरस खतरनाक है। मार्च में उसे पैंडेमिक घोषित किया। जो डिस्कवरी हुई वो दिसंबर में हुई। होनी चाहिए थी पहले पर हुई दिसंबर में। हाँ, अ, पर 1 साल से ऊपर हो जाएगा अभी। हाँ, 1 साल से ऊपर हो चुका है, उसमें से 4-5 महीने हमने लॉकडाउन में काटे हैं। बिल्कुल। सारे देशों में लॉकडाउन था। दुकानें ऐसा नहीं बंद कह थी, सकते। व्यापार बंद था, इकोनॉमी इकोनॉमी बिल्कुल नीचे गई है। लोग हाँ, परेशान हैं ऑफ़ कोर्स। तो शादी पार्टी में जाके लोग एक-दूसरे से मिल लेते हैं, थोड़ी खुशी आ जाती है कहीं न कहीं, तो हाँ, वो बात है। बट वही एक रिस्क फैक्टर भी है उसके साथ जुड़ा बहुत हुआ। बड़ा, बहुत बड़ा। हाँ, मैंने छोटा बोला लेकिन हाँ, है मतलब तो हाँ, बहुत बिल्कुल, बड़ा। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो आपने अभी ये जो मिस इन्फॉर्मेशन या गलत सूचनाएँ फैल रही हैं वैक्सीनेशन के बारे में, एक वैक्सीनेशन ये कोविड के लिए नहीं है, कोई भी वैक्सीनेशन है। मैंने बहुत सुना है इस बारे में कि बच्चों को अगर वैक्सीन दिया जाए तो उनको ऑटिज़्म होगा, बड़ों को लग जाए तो वो बच्चे नहीं कर पाएँगे, ऐसा बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैला हुआ है। बिल्कुल, हमें मतलब चिन्मय, तुम और मैं दोनों बायोलॉजिस्ट हैं, हमें पता है कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है और ये कितनी गलत इन्फॉर्मेशन है। हाँ, अ, अच्छा मैं बिल्कुल है ना जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग देखेंगे उनके लिए बहुत ट्रैक रिकॉर्ड पे जाके बोलना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वैक्सीनेशन डज़ नॉट कॉज़ ऑटिज़्म, वैक्सीनेशन से ऑटिज़्म नहीं होता। हाँ, वैक्सीनेशन से इनफर्टिलिटी नहीं होती। वैक्सीनेशन बचाव है, वैक्सीनेशन सुरक्षा है, वैक्सीनेशन कवच है। हाँ, उसे पहनेंगे तो आप बचाव रहोगे, आपके बच्चे बचे हुए रहेंगे, आपकी फैमिली बची हुई रहेगी। हाँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता मतलब ये बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है कि वैक्सीनेशन से ऑटिज़्म होता है। ये इससे मैं आपसे सहमत हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत पढ़ा है इस बारे में। जब ये अफ़वाहें फैल रही थी तब भी देखा था लेकिन मैं वैक्सीनेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, खिलाफ नहीं हूँ, मैं वैक्सीनेशन लेता हूँ और बिल्कुल। मैं अपने बच्चों को भी वैक्सीनेशन देता हूँ। ऐसा नहीं है कि उनको भी नहीं दिया गया है। बट मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप जिस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं अभी, हम उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप हमें बताएँगे इस अ, प्रतियोगिता के बारे में, क्या है ये तो प्रतियोगिता? मैं बहुत सारे हैकाथॉन्स में जाता हूँ, जिसका मतलब होता है कि आप एक निश्चित समय के लिए वहाँ जाते हो, आपके सामने एक चैलेंज होता है, उसके लिए एक चैलेंज का एक जवाब देते हो। वो नॉर्मली एप्लीकेशन की फॉर्म में होता है या डिजिटल कोई और इंटरफ़ेस की फॉर्म में होता है चैलेंज। हुँ, और इस तरह से आप जवाब देते हो, उनका उनका कोई सॉल्यूशन बनाते हो। हुँ, हुँ, जिसमें जहाँ मैं हूँ अभी, वहाँ जितने वैक्सीनेशन हो रहे हैं कोविड के, उससे हाँ, कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। पता नहीं पड़ रहा किसको साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, किस टाइप के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं क्योंकि जो फ़ील्ड टेस्ट हुए वो कुछ लोगों पे हुए, 40,000 लोगों पे हुए। अब वैक्सीनेशन होना है दुनिया की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन पे। हाँ, जैसा हमने बात करी कि अगर हर्ड इम्यूनिटी चाहिए तो उतनी बड़ी पॉपुलेशन पे। तो ऑफ़ कोर्स बहुत सारे लोगों को साइड इफ़ेक्ट होंगे, नए साइड इफ़ेक्ट आएँगे। तो उन्हें हुँ, मॉनिटर कैसे करें, उन्हें ट्रैक कैसे करें? एक पार्ट वो है।
एक पार्ट है कि एजुकेशन कैसे लोगों को एजुकेट करें कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है। अब आप लोगों को, आम आदमी को जाके बोलोगे, हाँ यार, ये एमआरएनए वायरस है। एमआरएनए क्या है? ये तो हमारी बायोलॉजिक्स, हम लोगों की टर्म है। हाँ, तो ये बात करना, मुझे लगता है बात करना ही बेकार है। हाँ, जो बात करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए जो हमने बात करी कि ऑटिज़्म नहीं होता है। कि तुम्हें वैक्सीनेशन लगा के गवर्नमेंट तुम्हें चिप चिप नहीं लगा रही है, हाँ, ट्रैक नहीं कर रही है। कुछ ये भी एक मिस ये भी इन्फॉर्मेशन अफ़ोर्ड है। यूएस में ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? तुम्हारा इनफर्टिलिटी नहीं होगा वैक्सीनेशन से। हाँ, ये सब चीज़ें ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पर हम लोगों ने क्या किया है कि इन्हें कार्टूनिस्टिक वे में रिप्रेज़ेंट किया है एजुकेट हाँ, करने के लिए पब्लिक को। ओके, तो जो चैलेंज है वो इसी चीज़ का है कि कैसे आप मॉनिटर कर सकते हो पेशेंट्स को और कैसे उन्हें एजुकेट कर सकते हो। अच्छा, तो मॉनिटर करने के लिए क्या है कि अगर आप मान लो एक एक छोटा-सा वेब इंटरफ़ेस बना दो या एप्लीकेशन बना दो, जो डायरेक्टली पेशेंट्स के हाथ में हो, हाँ, जो आम आदमी उसके हाथ में हो। जब भी किसी को अगर कुछ होता है, तो इंस्टेड कि डॉक्टर हर किसी के पास जा जाके देखे, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, आप हर किसी को तो ट्रैक करना मुश्किल है। पर अगर एक साइड इफ़ेक्ट है और मैं अगर जाके उस एप्लीकेशन में डाल देता हूँ, मुझे ये साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, हाँ, तो एक डायरेक्टली एक डेटाबेस होगा जिसमें आप डायरेक्टली मॉनिटर कर सकते हो लोगों को कि ये साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं और ये एक्सट्रीम है, तो इस इंसान को पर्टिकुलर केयर चाहिए। तो इस तरह के चैलेंज में मैं फ़िलहाल हूँ। ओके, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ही टिपिकली डायरेक्टेड है चैलेंज। अच्छा, और अभी हम सेकंड फ़ेज़ में हैं। सेकंड फ़ेज़ अगर सही होता है तो थर्ड फ़ेज़ में जाएँगे, और अगर थर्ड फ़ेज़ में भी अगर जीतते हैं तो इम्प्लीमेंट होंगे सॉल्यूशन, पर बहुत मुश्किल है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। और अच्छी बात ये है कि बहुत अच्छे-अच्छे सॉल्यूशंस आए हैं। हुँ, हुँ, तो जो भी सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट होगा, भले ही हाँ, वो मेरा हो या किसी और का हो, वो बहुत ही अमेज़िंग सॉल्यूशन होगा। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं इस प्रतियोगिता में। धन्यवाद। तो आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? वैक्सीनेशन के अलावा, पढ़ाने के अलावा, बायोलॉजी के अलावा? जिनमें अभी बहुत मुश्किल है खाली समय में कुछ भी करना। यहाँ स्ट्रासबर्ग में, फ्रांस में 6 बजे बाद कर्फ्यू हो जाता है, शाम के 6 बजे बाद। और दिन में भी ऐसा नहीं है कि लोग बाग धड़ल्ले से पार्टी करने जा रहे हैं, बार्स खुले हुए नहीं हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए नहीं हैं, हाँ, कोई भी सोशल क्लब खुला हुआ नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, 1 या 2 दोस्त हैं, उन लोगों से मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं अच्छा, इंस्टाग्राम कर लेते हैं। हाँ, हाँ, कुछ लिख लेते हैं, ऐसे जो चैलेंज है उनमें चले जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो जिससे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो या ज़रूर। अपने आप को बिज़ी रख सकते हो। वो सब चीज़ें जो आपने पहले नहीं करी वो अभी करनी चाहिए। मतलब हाँ, अभी वक़्त है, क्योंकि आप घर के अंदर हो, एक तरह से पहली, मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ होगा हमारे समय में, हाँ, जब है ना इतने वक़्त तक हम लोग घर के अंदर बंद रहे हों। ज़रूर, ये सच है। 1 मैंने साल से मैंने ऊपर हो गया है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम बहुत टाइम से करना चाहते थे, कर नहीं पाए, वो वक़्त है जब हम कर सकते हैं। कर सकते थे। बिल्कुल। ज़रूर। थैंक यू सौरभ, धन्यवाद सौरभ, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। हमें यकीन है इससे लोगों को कोविड के बारे में ज़्यादा विचार मिला होगा और वो वैक्सीनेशन के विरुद्ध न जाके वैक्सीनेशंस लेंगे और भारत में भी इससे वैक्सीनेशन बढ़ेगा और होपफुली सबको वैक्सीनेशन मिले कुछ ही समय में, ज़्यादा टाइम ना लगाएँ गवर्नमेंट। मैंने आपसे बात करके बहुत कुछ सीखा। थैंक यू वेरी मच। चिन्मय, धन्यवाद। मैं सिर्फ़ ये बोलना चाहूँगा, थैंक्स टू यू चिन्मय। आई मीन, मैंने तुम्हारा पेज देखा है, पेज बहुत अमेज़िंग है। मैं धन्यवाद। बहुत खुश हूँ यहाँ पे तुमसे बात करके, मैं भी, मतलब मेरी तरफ से भी। जब मुझे विहांग ने बताया, तो मैं बहुत-बहुत खुश था। तो मैं बड़े बड़े खुशी से यहाँ पर हूँ। पर मैंने तुम्हारा पेज देखा है, बहुत अमेज़िंग काम है। ऑल द धन्यवाद। बेस्ट चिन्मय। थैंक यू।